पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के संविधान में आर्टिकल 14 क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 का जो शेप था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया है। ये पहला मौलिक अधिकार है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। रूल ऑफ लॉ, ये इंग्लैंड से एवी डाइसी की एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में उसने इस कंसेप्ट को रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन का अर्थ है नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो देश का कानून है उससे बंधा हुआ है और इसी के आधार पर रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जो एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में लिखा था। इसके अलावा आज हम इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी बात करेंगे। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट केस लॉ भी मैं आपको बतलाऊंगा। इसमें ये जो रूल ऑफ लॉ था इसका कंसेप्ट एवी डाइसी ने डेवलप किया था और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या साधारण कोई भी नागरिक हो, सभी को समान विधि उन पर एप्लीकेबल है और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। लॉ को का एक्शन अगर लीगली और जस्टिफाइड नहीं है कोई भी ऐसा लॉ, तो वो लॉ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो मैं आगे बतलाऊंगा। लॉ जो है हर व्यक्ति को सिमिलरली ट्रीट करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो ऐसे व्यक्ति हों जो उससे गवर्न हो रहे हैं या शासित हो रहे हैं। दोनों का इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ये कंसेप्ट हमें रूल ऑफ लॉ में मिलता है। अब भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की क्या व्यवस्था और कहाँ दी गई है। सबसे पहले जो भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल है उसमें फर्स्ट फंडामेंटल राइट के रूप में इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस प्रीएम्बल में दिया गया है। इसके अलावा दूसरा व्यवस्था जो दी गई है वो नेगेटिव अप्रोच के रूप में आर्टिकल 14 में एन अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के साथ लॉ का नहीं होगा। और पॉजिटिव अप्रोच ये है कि हमको लॉ के इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करना चाहिए। इसमें इक्वल ट्रीटमेंट एफोर्ड या प्राप्त करने के लिए इन्होंने आर्टिकल 14(1) में इक्वेलिटी बिफोर द लॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो जेनेरिक सेंस में और एक नेगेटिव अप्रोच के रूप में है। ये इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है और रूल ऑफ लॉ का एक उदाहरण लेडी जस्टिस, जिसकी आंखों पर न्याय की देवी कहलाती है, पट्टी बंधी रहती है, ब्लाइंड फोल्डेड हो रहती है। इसका रैंक अगर किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में कोई रैंक है, किसी तरह का उसका प्रभाव है तो उसको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। जजमेंट सुनाते समय जो भी न्यायाधीश या जस्टिस होते हैं उन पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये हमको लेडी जस्टिस बतलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ के बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है जो आर्टिकल 14(2) में बतलाई गई है। और जैसे घर में कोई दो बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 15 साल का अगर बच्चा है, क्या उन्हें आप बराबर खाना बराबर शिक्षा एक सी नहीं दे सकते क्योंकि उनकी आयु में अंतर है। ऐसी स्थिति में इक्वल ट्रीटमेंट यद्यपि दिया जाएगा लेकिन वो बेटर ट्रीटमेंट नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनकी आयु भिन्न भिन्न है, उनकी जो स्टेटस है वो अनइक्वल सिचुएशन में है, दूसरे उनमें डिफरेंस है। इसी तरह अगर वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून बनाया जाता है, उस क्लासीफाई किया जाता है, तो उसमें क्योंकि वुमन और जो बच्चे हैं चिल्ड्रन उनको वीकर सेक्शन हमारे भारत के संविधान में माना गया है, इसलिए बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए ये राज्य को या लॉ के क्लासिफिकेशन के रूप में डिफरेंट कास्ट, जनरेशन, जेंडर, स्टेटस के लिए डिफरेंट लॉज उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाने की अनुमति भी हमारा भारत का संविधान देता है। इस प्रकार इनके एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में स्कूल के द्वारा इंटेलिजेबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस इन दो प्रिंसिपलों को इसमें लॉ लेट डाउन किया गया। क्लास 12वें के और क्लास 5वें के विद्यार्थियों को एक सिमिलर पेपर दिया गया
जबकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक सी नहीं होगी, क्योंकि 5वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास के बच्चे के समान पेपर को नहीं कर सकता है। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर उनके लिए बनाए जाने चाहिए थे। तो ऐसा रीजन होना चाहिए जो डिफरेंशिएबल या डिफरेंस उन दोनों में बदला है। स्पेसिफिक एज ग्रुप को अलग अलग पेपर दिए जाने चाहिए था। इस प्रकार इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस का प्रिंसिपल इसमें 1970 से पहले ये ओल्ड डॉक्ट्राइन के रूप में माना गया। इसके बाद एक नया प्रकरण केस लॉ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ई राजप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का किया। इसमें उन्होंने समय के साथ साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट को टेस्ट क्वालिफाई करने की परमिशन दी और न्यू डॉक्ट्राइन इसे माना गया। इसमें फेयरनेस और रीजनेबलनेस के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी पालन किया जाना आवश्यक बतलाया गया। स्टेट का ये एक्शन किसी भी तरह से आर्बिट्रेरी या मनमाना नहीं होना चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए। उसके लिए वो चाहे तो डिफरेंशिएशन भी कर सकती है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी उनका पासपोर्ट इसी आधार पर स्टेट के द्वारा आर्बिट्रेरी एक्शन में जब्त कर लिया गया था, तो उसमें भी ये सिमिलर प्रिंसिपल रीजनेबलनेस का बतलाया गया। इस प्रकार आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ तथा इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति समान है और विधि के उसके लिए रूल ऑफ लॉ एक सा है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। लेकिन अगर स्टेट को ऐसा लगता है, जैसे वुमन है, बच्चे हैं, पुअर लोग हैं जो एकदम प्रॉपर स्थिति में है, उनके लिए कोई ऐसा SC ST OBC इनके लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा डिफरेंशियल कानून बनाना आवश्यक है, तो स्टेट को ये राइट और अधिकार रहता है कि वो उनमें डिफरेंस बेटर पब्लिक वेलफेयर के लिए कर सकती है। मैंने आपको आर्टिकल 14 के शेप के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तथा ओल्ड डॉक्ट्राइन और न्यू डॉक्ट्राइन के बारे में साधारण शब्दों में बतलाया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को YouTube पर पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्त, परिचितों तथा साथियों को अवश्य लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।